हाय बच्चों, कोई भी काम जब तक कर न लिया जाए तब तक वो असंभव लगता है। ये नेल्सन मंडेला ने कहा था। और हम लोग जो है पहुंच गए हैं नॉन कोऑपरेशन तक। नॉन कोऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया था पिछली क्लास में। अब हम लोग देखेंगे जो सेकंड टॉपिक है वो है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। यानी कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसमें अलग अलग तबके के लोगों के ने जो है असहयोग आंदोलन को कैसे खुद के जो प्रॉब्लम्स थे उसके साथ जोड़कर देखा। ठीक है, असहयोग आंदोलन एक था, सभी ने उसको अपने अपने अनुसार जोड़ते हुए देखा। कैसे, वो मैं तुमको भी बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, सो आई एम जस्ट रीडिंग आउट। तो डिफरिंग पर्पजेज ऑफ द मूवमेंट। देखो, जो शहर होते हैं उनकी परिस्थितियाँ गांव के लोगों की परिस्थितियों से अलग होती हैं। ठीक है, गांव में ज़मींदारों की परिस्थितियाँ और किसानों की या मजदूरों, जो छोटे मजदूर हैं, उनकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट्स की परिस्थितियाँ अलग होती हैं बाकी लोगों से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे किसानों की परिस्थितियाँ इनसे अलग होती हैं, जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं उनसे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जो अलग अलग तबके के लोग हैं उनके लिए असहयोग आंदोलन के अलग अलग महत्व थे। ठीक है, तो टाउन्स में यानी शहरों में, जो छोटे शहर थे, वहाँ पे इन लोगों ने इस मूवमेंट को कैसे एक्ट किया। ठीक है, इसको एक्शन में कैसे लेके आए। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो भी सरकारी स्कूल और कॉलेजेस थे वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जाना बंद कर दिया। टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया, टीचर्स रिज़ाइंड। लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिस, है ना, कोर्ट्स नहीं चल रहे हैं, लॉयर्स ने प्रैक्टिस करना ही बंद कर दिया। ठीक है, काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड। जैसे कि मैंने तुमको पिछली बार बताया था कि कांग्रेस जो है वो अग्री नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो होते हैं और फिर लीडर्स जो है वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इलेक्ट होके जाते हैं। ठीक है, तो काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट हो गए। फॉरेन क्लॉथ जो हैं वो बर्न किए गए और बॉयकॉट किए गए शहरों में। इस तरीके से असहयोग आंदोलन हो रहा है। इसके इफ़ेक्ट क्या हुए? इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हार्व्ड, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। जो बाहर से कपड़ा आता था, तुम लोग को याद होगा मैनचेस्टर से जो गुड्स आता था उससे पटा पड़ा था हिंदुस्तान में। मतलब इतना मैनचेस्टर ने इतना ओवरटेक कर लिया था इंडियन मार्केट को, इंडियन जो गुड्स थे उनको, कि मतलब 80% जो लोग थे वो मैनचेस्टर के गुड्स यूज़ करने लग गए थे, क्योंकि वो सस्ते होते थे जो दूसरे इंडियन गुड्स थे उनसे। तो इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो है वो हाफ हो गया। कैन यू इमेजिन कितना बड़ा इम्पैक्ट है ये। ठीक है, ये तो मतलब कमर तोड़ है एक तरीके से। मर्चेंट्स डिड नॉट ट्रेड इन फॉरेन क्लॉथ। सो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी पर्सन। मर्चेंट्स जो है वो फॉरेन क्लॉथ ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, है ना। मर्चेंट्स मतलब व्यापारी। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स प्रॉस्पर्ड। ठीक है, तो अब भाई इम्पोर्ट जो है वो हाफ हो गया, तो ऑब्वियसली इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ मतलब जो क्या बोलते हैं, अपनी खादी मिल्स हैं और जो हैंडलूम्स हैं वो प्रॉस्पर होने लग गए। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके ड्रॉबैक क्या थे। सो पहले हमने देखा कि कैसे एक्शन लिया टाउन्स में, कैसे असहयोग आंदोलन किया गया। दूसरा हमने इसके इफ़ेक्ट्स देखे, और तीसरा क्या हम देखने वाले हैं, ड्रॉबैक्स क्या थे यहाँ पर आंदोलन के। तो हियर जो मूवमेंट था वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, बट द मूवमेंट स्लोड डाउन। वाई? फर्स्ट रीज़न, खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय इट फॉर टू लॉन्ग। स्टार्टिंग में तो लोगों ने खादी खरीदा, क्योंकि देखो असहयोग आंदोलन में ये एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक ये एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता था, सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस रखता था खादी। ठीक है, जो तुमको पता है कि जो हमारा इंडियन फ्लैग जब स्टार्टिंग में, बहुत सारे इंडियन फ्लैग का भी एक इतिहास है अपने आप में। फ्लैग्स बहुत सारे बने थे, यानी पहले पता है, यानी ऊपर भगवा, नीचे सफ़ेद और हरा, और बीच में चरखा जो था वो रिप्रेजेंट करता था कि हिंदुस्तानी गुड्स को यूज़ करना, स्वदेशी। ठीक है, इंडिपेंडेंस फ्रॉम फॉरेन गुड्स, नॉट ओनली इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स।
but the independence from the foreign goods also. We can be self dependent economically also. ठीक है, तो क्या था कि खादी जो है वो एक्सपेंसिव था, ठीक है, डेफिनेटली मैनचेस्टर के गुड्स से, तो लोग जो थे वो उसको ज़्यादा समय तक खरीद नहीं सके, क्योंकि हमारे देश की बड़ी आबादी जो है वो गरीब तबके से बिलोंग करती थी तब भी. अब boycotting British institutions required setting up of new institution. This would take time. अगर आप ब्रिटिश स्कूल्स को, ब्रिटिश कॉलेजेस को बाइकआउट कर रहे हो, बाइकआउट करना मतलब उनको ना जाना वहाँ पर, छोड़ देना, आई डोंट वांट टू गो, ठीक है. तो अगर आप उनको बाइकआउट कर रहे हो तो भैया आपको दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी तो सेट करने पड़ेंगे. बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे क्या बैठे रहेंगे. तो ना, सो स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड लॉयर्स जॉइंड बैक. दिस वाज अ ड्रॉबैक, ठीक है. तो जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वो लोग ज़्यादा समय तक नहीं बैठ पाए, वो लोग वापस चले गए फिर अपने अपने काम पे, है ना. तो हमने ये देखा टाउन्स में. अब देखते हैं हम लोग विलेजेस में क्या हुआ, ठीक है. तो ये सीरीज़ वाइज चलते जाएगा. हमने टाउन्स देख लिया, टाउन्स में क्या पर्पस था और क्या वो लोग किस तरीके से करते हैं. अब हम देखते हैं विलेजेस में. यहाँ पे एक टर्म आता है कंट्री साइड. कंट्री साइड का मतलब होता है विलेजेस, ठीक है. ये लोग घुमा फिरा के कुछ भी लिखते रहते हैं. देखो, तो पीजेंट्स मतलब कि किसान, ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमको अवध का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे विलेजेस में ये असहयोग आंदोलन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. देखो, पहली बात तो जो अवध था, अवध का स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. तो मूवमेंट, ये जो असहयोग आंदोलन था, ये किसके अगेंस्ट था, इन लोगों का, तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स. जो लैंडलॉर्ड्स यानी ज़मींदार हैं, जो अमीर हैं ज़मींदार, है ना. तो देखो, जो ज़मींदार होते थे कई सारे वो अंग्रेज़ों के चापलूस भी होते थे, है ना. सो इनके अगेंस्ट था मूवमेंट. जैसे हमने देखा टाउन्स में किसके अगेंस्ट था, इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट था, है ना. जो कोर्ट्स हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, और जो फॉरेन गुड्स है उसके अगेंस्ट था. यहाँ पे मेनली जो ताल्लुकदार, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे है ना लोग, और खूब रौब जमाते रहते हैं, अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि बन के, उनके चापलूस बन के इंडियंस के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके अगेंस्ट था मूवमेंट. ओके, क्लियर. अब देखो उनकी डिमांड्स क्या थी. रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू और हाई रेंट्स, ठीक है. ऑब्वियसली सबसे मेन तो यही है, ठीक है. क्योंकि क्या होता था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों की क्या होती है, भैया टैक्स ले रहे हैं हम हमारे ज़मीन पे, और जो जिन किसानों की ज़मीन नहीं है उनको मतलब उनसे रेंट लिया जाता है, जिस ज़मीन पे वो काम कर रहे हैं उसका, है ना. तो उसको कम किया जाए. रेवेन्यू मतलब क्या, पैसा समझ लो बहुत आसान भाषा में, ठीक है. ठीक है. अब देखो, दूसरी क्या डिमांड थी, दे शुड नॉट बी मेड टू डू बेगारी, ठीक है. बेगारी मतलब क्या होता है कि काम करवाना बिना बहुत कम पैसा देके, ठीक है, उसको बेगारी कहा जाता है, ठीक है. और उस वक्त क्या होता था कि एक तरीके से बिना पेमेंट के भी काम करवाया जाता था. जो बहुत गरीब लोग होते थे उनको बस रहने का या खाने का दे दिया जाता था. तो ये बेगारी ख़त्म हो, ठीक है. तीसरा क्या है, दे शुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम देयर लैंड्स, ठीक है. ऑब्वियसली, ठीक है. जो ज़मींदार हैं वो उनको उनके ज़मीनों से हटाएं नहीं. उनकी ज़मीनों का जो ज़मीन पर जो उनका मतलब पहले पुश्तैनी अधिकार है उसको भी मतलब बहुत पहले ये जो कई सारे ऐसे नियम कानून बने थे अंग्रेज़ी शासन में, जिससे लोगों के मतलब अपने ज़मीन पे से अधिकार हट गए थे. तो ये ना हो, ठीक है. और बाइकआउट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, तो ज़मींदारों को बाइकआउट करना है उनसे. हम उनसे बाइकआउट कैसे करेंगे लैंडलॉर्ड्स को. जनरली किसान और ये लोग जो होते हैं मजदूर, वो उनसे कर्ज़ लेते हैं, ठीक है. कर्ज़ लेंगे किससे, लैंडलॉर्ड से या ज़मींदार से. और वो क्या करेगा, खूब ब्याज दर लगा लेगा. ब्याज दर मतलब समझते हो ना, मतलब मैंने 1000 रुपये लिए ज़मींदार से, उसने बोला कि भैया 40% ब्याज के साथ मेरे को पैसा वापस कर देना, ठीक है. तो मैं किसान हूँ और तुम ज़मींदार हो, ठीक है. तुमने मुझे 1000 रुपये दिए और बोला कि 40% ब्याज दर के साथ वापस करना. अब 40% ऑफ 1000 निकालो, कितना होगा, 400 रुपये, बराबर. तो मुझे कितने पैसे उसको वापस करने पड़ेंगे, 1400 रुपीज़, बराबर. तो ये जो है, ये इससे मेरा क्या हो रहा है, मैं तो कुछ भी ग्रो नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वो ग्रो कर रहा है. मैं सिर्फ उसके लिए काम कर रही हूँ ऊपर से,
गरीब भी होती जा रही हूँ उल्टा, ठीक है। सो ये किसानों की जो प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले भी देखी थी 8th क्लास में, ठीक है। तो ज़मींदारों को हम लोग ऐसे बाइकआउट करेंगे कि इनसे हम लोग ये नहीं लेंगे, कर्ज़ नहीं लेंगे और इनकी कोई बात नहीं मानेंगे, ठीक है। इन अवध द लीडर वॉज, अवध में कौन लीड कर रहा था इस मूवमेंट को? हर एक जगह पे एक कोई लीडर है, ठीक है। तो बाबा रामचंद्र, ओके, बाबा रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति हैं, वो लीड कर रहे हैं। ही वॉज अ सन्यासी, ही हैड वर्कड एज एन इंडेंचर्ड लेबरर, ठीक है, यानी बेगार के रूप में उन्होंने काम किया था। वो सन्यासी थे एक, बाबा रामचंद्र, ठीक। तो ये हो गया अवध का उदाहरण। अब इसमें इफ़ेक्ट्स क्या हुए, गांव में इफ़ेक्ट्स क्या हुए असहयोग आंदोलन के? अवध किसान सभा वॉज सेटअप, अवध किसान सभा, ठीक है, ये नेहरू जी ने सेटअप करी और ऐसी लगभग 300 सभाएँ 1 महीने के अंदर बनाई गई, मतलब बहुत सारे गाँव में। और कांग्रेस चाहती थी कि ये गांव-गांव में फैले ताकि जो ग्रामीण तबका है, जो विच कंट्रीब्यूटेड अप टू 70-75% एट दैट टाइम, तो वो जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस बने आंदोलन का, ठीक है। वहाँ उस वक्त तुम सोच के देखो यार, मतलब लाखों लोगों को कलेक्ट करना मतलब क्या था उस वक्त, कैसे करते होंगे। चलो ठीक है, अब देखो ड्रॉबैक्स क्या थे। ड्रॉबैक्स थे, हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड, बाजार्स वर लूटेड, वायलेंस स्प्रेड एंड तो क्या हुआ कि डेफिनेटली इतने सारे लोग अगर एक साथ आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें कई सारे ऐसे लोग होंगे जो अहिंसा को नहीं पूरी तरीके से उसका पालन कर पा रहे होंगे, तो वो हिंसा पे उतारू हो जाते थे। सो बाज़ार्स लूटे गए, जो ज़मींदार थे उन लोगों के साथ हिंसा की गई या उनके घरों को जलाया गया। तो जो है कांग्रेस इस तरीके का जो वायलेंस है वो नहीं चाहती थी, इस तरीके के वायलेंट मूवमेंट्स नहीं चाहती थी, ठीक है। तो ये हमने देखा अवध में किस प्रकार से जो किसान हैं वो लोग मूवमेंट चला रहे हैं, असहयोग आंदोलन। अब देखो, अब हम देखते हैं, हमने टाउन्स में देख लिया, विलेज में देख लिया, अब हम चलते हैं जंगलों में ट्राइबल्स, ठीक है, जो आदिवासी हैं वो किस तरीके से आंदोलन को कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे हम किसका एग्जाम्पल लेंगे, कौन सी जगह का? आंध्र प्रदेश का हम उदाहरण लेंगे। आंध्र प्रदेश में गुडेम पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पर देखो वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो देखो इन आंध्र प्रदेश इन गुडेम हिल्स देयर प्रॉब्लम्स वर, सो व्हाट वर देयर प्रॉब्लम्स? तो गवर्नमेंट हैड क्लोज्ड फॉरेस्ट रीजन्स। अगर तुम लोगों को याद हो 8th क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो है अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट के भी कानून बना के रखे थे कि कौन सी जगहों पे जो है आदिवासी जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। पहले क्या वो लोग यानी पूरे फ्रीडम के साथ घूम सकते थे जंगलों में, क्योंकि आदिवासियों की जो आधी से ज़्यादा ज़रूरत है वो तो जंगल से ही पूरी हो जाती हैं, ठीक है। वो चीज़ उनसे एक छीनी हुई थी, है ना, वो अधिकार उनसे छीना हुआ था। तो गवर्नमेंट हैड क्लोज द फॉरेस्ट रीजन्स, पहली बात है ना। दूसरी बात क्या? ट्राइबल्स कुड नॉट ग्रेज देयर कैटल, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर्स तैनात थे। अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट ऑफिसर्स को तैनात करके रखा हुआ है और वहाँ पर कोई भी आदिवासी जो है वो अपने कैटल यानी कि अपने जानवरों को वहाँ पे चरवा नहीं सकता, ठीक है। दे कुड नॉट कलेक्ट फ्रूट्स एंड वुड, ये उनके ट्रेडिशनल राइट्स थे, ठीक है, ये उनके मतलब बहुत पहले से चले आ रहे उनके अधिकार थे, उनके बहुत बेसिक से, ठीक है, वो उनसे छीने हुए थे अंग्रेज़ों ने, ठीक है, फॉरेस्ट कानून के नाम पर, ठीक है। और आदिवासियों को उससे पूरे हक छीन लिए और जंगलों को काट के एक ही तरीके के टीक वुड और जो भी पेड़ों की ज़रूरत रहती थी अंग्रेज़ों को, है ना, रेलवे वगैरह के लिए रहती थी ज़रूरत, तो वही पेड़ उगा देते थे और उससे बहुत नुकसान हुआ, इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हुआ था, ये हमने उस चैप्टर में देखा था। खैर, दे वर फोर्स्ड टू डू बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, है ना। सो उनको रोड बिल्डिंग के लिए बेगार की तरह यूज़, बेगार अगेन वही है कि बिना पैसे के या बहुत कम पैसा देकर या सिर्फ खाना पीना या रहना देकर आपको जो है काम करवाना, ठीक है।
यार एक चीज़ देखो, ये जो आदिवासी हैं, असली नेचर के प्रोटेक्टर्स कौन हैं? आदिवासी हैं, है ना। सबसे समझदार वो हैं, सबसे ज़्यादा नेचर को वो समझते हैं। ओके, खैर अब देखो आंध्र प्रदेश में इनका लीडर कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू करके थे, ठीक है। इनके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ किताब में दिया हुआ है तुम्हारे। तो अल्लूरी सीताराम राजू जी जो थे वो क्या कहते थे कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, है ना। सो ही सेड दैट ही हैड स्पेशल पावर्स। क्या क्या स्पेशल पावर्स? ही कुड टेल द फ्यूचर, ही कुड सर्वाइव बुलेट्स, ही कुड हील पीपल। ओके, मतलब वो भविष्य बता सकते हैं, उनको उन पे गोलियों का कोई असर नहीं पड़ता, गोलियां मतलब बंदूक वाली, है ना। और वो लोगों को क्या बोलते हैं, बिना दवाई गोली के ठीक कर सकते हैं, है ना, अगर उस किसी को कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। और वो महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे और असहयोग आंदोलन से भी इंस्पायर्ड थे वो, और उन्होंने लोगों को खादी पहनने के लिए प्रेरित भी किया था, ठीक है। अब देखो ड्रॉबैक्स क्या हुए, तो देखो ये हमने देखा कि अल्लूरी सीताराम राजू जी यहाँ पर इनके लीडर हैं, है ना। तो हमने इनकी डिमांड्स देखी। असहयोग आंदोलन इनके लिए क्या था, ठीक है, इनके लिए क्या, किसके विरुद्ध था? फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के विरुद्ध, जो फॉरेस्ट के नियम हैं उसके विरुद्ध असहयोग, बराबर। इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे, बराबर। और तो अभी हम देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे ट्राइबल एरियाज़ में असहयोग आंदोलन के। तो जो अल्लूरी सीताराम राजू थे, हु वॉज द लीडर इन आंध्र प्रदेश, ही बिलीव दैट ओनली वॉर कैन मेक अस फ्री। ओके, सो what he believed was that, and he was not the only one who believed that only war can make us free. Let me tell you this. ये अकेला व्यक्ति नहीं है जो ये मानता था कि केवल जंग ही हमें जो है आज़ादी दिला सकती है। सो they carried guerrilla war in forests and killed British officials. Again violence आ गया यहाँ पे, जो कि सत्याग्रह और अहिंसा की जो वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, उनके खिलाफ हो जाता है, जो गांधी जी के वैल्यूज़ थे उनके खिलाफ हो जाता है। तो गुरिल्ला वॉर मतलब क्या होता है कि ना जो ये ट्राइबल्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि क्या बोलते, एक सेना तैयार होती है, ठीक है, और वो जंगलों में छिपते हैं वो, मतलब पेड़ों की सहायता से या पत्तियों में खुद को छुपा लेंगे। बहुत सारे उनकी टेक्निक्स होती है, पत्थरों के पीछे कैसे छिपना, ठीक है। तो ये जो टेक्निक्स हैं, इन टेक्निक्स के थ्रू जंगलों में जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनको ये उनका वध करते थे, उनको मारते थे। सो ये उनकी स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, एक असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ के इसको यानी देख सकते हो आप लोग। बट ये फिर वायलेंस हो गया, ठीक है। बट जब कोई सेना अटैक करती है तो वो मतलब वो हिंसा नहीं कहलाता है। खैर, ही वॉज लेटर एग्जीक्यूटेड मतलब उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया बाद में, अल्लूरी सीताराम राजू जी को, और वो शहीद हुए। सो ये हो गया हमारा ट्राइबल एरिया में असहयोग आंदोलन को किस प्रकार लिया गया। अब प्लांटेशंस क्या होते हैं? प्लांटेशन मतलब कि जैसे एक खेती होती है और एक होता है प्लांटेशन। खेती मतलब जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो अनाज उगाते हैं हम, है ना। प्लांटेशन में क्या होता है कि जो क्रॉप होती है वो कमर्शियल क्रॉप होती है, जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, गन्ना या चाय पत्ती, है ना, चाय पत्ती, कॉफ़ी, कॉटन हो गया, है ना। कॉटन को भी खा नहीं सकते, यानी गेहूँ अगर मैंने उगा लिया बहुत सारा, ठीक है, और वो मार्केट में नहीं बिका तो मैं अपने पास स्टोरेज रख सकती हूँ, लेकिन चाय पत्ती, है ना, या शुगर केन, इनके साथ मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं और इनको कमर्शियल यूज़ के लिए, जैसे शक्कर बनाई जाती है शुगर केन की, या चाय पत्ती से चाय पत्ती बनती है, ठीक है। सो प्लांटेशंस, है ना, कॉटन प्लांटेशंस होते हैं, और क्या बोलते हैं, इंडिगो के प्लांटेशंस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम आसाम का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो आसाम में क्या प्रॉब्लम है? पहली बात, प्लांटेशन वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम है जो प्लांटेशन में काम करते हैं? देयर प्रॉब्लम इज़ अंडर एमिग्रेशन एक्ट 1859, ये एक कानून का नाम है, एमिग्रेशन एक्ट, ठीक है। एमिग्रेशन एक्ट मतलब कि एमिग्रेशन करना मतलब कि अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना, एमिग्रेट करना, माइग्रेट करना, ठीक है।
प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। जस्ट इमेजिन, आपको अभी तो हमें देश में एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी जाने का अधिकार है, इनको उस जगह से ही किसी और जगह जाने का ही अधिकार छीन लिया। क्यों? क्योंकि अगर सारे भाई प्लांटेशन वर्कर्स के साथ बहुत समस्याएं होती हैं, है ना, उन लोगों को पैसा कम मिलता है, ठीक है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो हो सकता है कि वर्कर्स भाग के चले जाएं, काम ही ना करें। तो उनको पकड़े रखने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने क्या रूल निकाला कि इनको जाने की परमिशन ही मत दो, अगर ये जाने लगे तो पीटो, और क्या उनके हाथ में तो बंदूक लेके खड़े रहते थे वो लोग, ठीक है। तो ये याद रखना कि अंडर एमिग्रेशन एक्ट प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। तो वो दूसरा कुछ काम नहीं कर सकते थे, प्लांटेशन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी डिमांड्स क्या थी? राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ टी गार्डन्स, ठीक है, टी गार्डन्स के बाहर और अंदर आने जाने की हमको आज़ादी हो, ठीक है। टू हैव लिंक विद द विलेज दे हैड कम फ्रॉम। ये जो आसाम है ना, यहाँ पर प्लांटेशन करने के लिए देखो, क्योंकि ना इंडिया की जो सॉइल है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो जहाँ से भी गुजरती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत फर्टाइल है। तो आसाम में ब्रह्मपुत्र बहती है, वहाँ पर जो मिट्टी है और वहाँ का जो टेरेन मतलब जैसे थोड़ा पहाड़ी, हल्का पहाड़ी जो इलाका है ना, वहाँ पे टी प्लांटेशन जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं। तो ये जो अंग्रेज़ थे, इन लोगों ने अपने देश की चाय की डिमांड पूरी करने के लिए भारत में चाय के बागान जो है वो बनाए, और वहाँ पे बागान में चाय के बागानों में काम करने के लिए इन लोगों ने इंडियंस को ही रखा। ऑब्वियसली वो ब्रिटेन से तो लेके नहीं आएंगे, है ना, तो इंडियंस को चाय के बागानों में, तो ये पता है बिहार से, बंगाल से मज़दूरों को लेके आते थे आसाम में काम करने के लिए, समझ रहे हो, और फिर उनको वहाँ से जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, सोच के देख लो। तो इनकी क्या डिमांड है? टू हैव लिंक विद द विलेज दे हैड कम फ्रॉम, जहाँ से भी वो आए हैं वहाँ जाने की परमिशन हो उनको, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन को इन लोगों ने अपने साथ किस तरीके से जोड़ा कि हमें कि प्लांटेशन का जो ये कानून है, जो टी गार्डन्स में जो इमिग्रेशन एक्ट है, इसके विरोध में, ठीक है, इसके विरोध में ये असहयोग आंदोलन इन लोगों ने करा है, ठीक है। नाउ इसके इफेक्ट्स क्या हुए? ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड वेंट होम। तो ये असहयोग हुआ, ठीक है। आप हमें कह रहे हो कि प्लांटेशन आप जा नहीं सकते हो, आपको परमिशन नहीं है, हमने असहयोग किया, नहीं सहयोग करना तुम्हारे कानून का, हमको चले जाएंगे हम घर। सो दिस इज़ द वे दे एक्टेड। सो बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो प्लांटेशंस उन्होंने छोड़ दिए, ठीक है। दे बिलीव्ड गांधी राज हैज़ कम एंड वी विल गेट लैंड इन अवर ओन विलेज। तो गांधी जी की लीडरशिप पे एक आस्था थी, एक भरोसा था सभी लोगों को, और जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको भी, और उनको ये उम्मीद थी कि अब जो है गांधी जी का राज आ गया है और हमें अपने गांव में जो है अपनी जो ज़मीन थी हमारी उस पर वापस से हक मिलेगा, है ना, जो हमें हमारे गांव से टी प्लांटेशंस में लेके जाया गया उससे हमको अब फ्रीडम मिल जाएगा। तो ये था डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट, यानी कि अलग अलग तबके के लोगों के लिए इस असहयोग आंदोलन का अलग अलग महत्व। तो अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग सिविल डिसोबीडियंस देखेंगे या सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमस्ते।